तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 3। हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। रिपीट द वर्ड, जस्ट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया के इंडस्ट्रीज का क्या हाल था। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इंडस्ट्री का क्या हाल किया। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया कुड नॉट डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस, यानी हमारे देश में कोई साउंड यानी कोई पुख्ता, कोई बहुत प्रूफ, कोई जोरदार नहीं। वी वर नॉट एबल टू डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस, not able to develop a sound industrial base during the British colonial rule। और क्योंकि हमारा साउंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं था तो क्या कारण थे कि हमारे देश में 200 साल रूल करने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को कोई भी इंडस्ट्री या साउंड इंडस्ट्रियल बेस हमारे देश में नहीं छोड़ा। सबसे पहला रीजन इसका आता है, इसके 5 रीजन है। लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द रीजन। सबसे पहला रीजन है इसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 3, low contribution to GDP. Point number 4, limited role of public sector. Point number 5, low contribution to GDP, limited role of public sector, adverse effect of decline of handicraft industry, deindustrialization. And point number 5 is lack of capital good industry, lack of capital good industry। इन 5 रीजन से इंडिया could not develop a sound industrial base during the colonial rule। We are going to study each point in detail। deindustrialization, deindustrialization वो प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया। रिपीट द वर्ड, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया। तो वो ये चाहते थे कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज ना रहे। क्या ना रहे? इंडस्ट्रीज। अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो रॉ मटेरियल्स यूज नहीं करेंगे, कैश क्रॉप्स यूज नहीं करेंगे, तो सारे के सारे जो कैश क्रॉप्स हमारे देश में हैं वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन को, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रहे थे उन्हें और ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। तो अगर वो हमारे देश को डी इंडस्ट्रियलाइज कर देंगे, यानी हमारे देश से इंडस्ट्रीज को हटा देंगे, तो कैश क्रॉप्स की खपत या कैश क्रॉप्स का यूसेज हमारे देश में रिड्यूस हो जाएगा और इन सारे कैश क्रॉप्स को फिर वो एक्सपोर्ट कर देंगे टू ग्रेट ब्रिटेन, जहां की इंडस्ट्रीज इनको यूज करते हुए फिनिश गुड्स बना सके। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने इसलिए भी देश को डी इंडस्ट्रियलाइज किया कि अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगे तो सारे फिनिश गुड्स के लिए हम इंपोर्ट्स पे निर्भर करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन से इंपोर्टेड गुड्स हमारे देश में बेचेंगे, चीप प्राइसेस में बेचेंगे क्योंकि वो मशीन में बने हैं, और हमारे देश के लोग जो पहले से गरीब हैं, क्योंकि 70 से 75% लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, हमने पढ़ लिया कि वो पॉवर्टी में थे, उनका सारा का सारा प्रॉफिट लगान के फॉर्म पे कलेक्ट कर दिया, ले लिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उनके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं थे। जब इंसान के पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं होता है तो महंगे चीज़ नहीं लेगा, वो चीप गुड्स लेता है। तो उन्होंने क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइज करके 2 बेनिफिट किया। सबसे पहला, हमारे देश से सारे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने लगे, और दूसरा, अपने चीप इंपोर्टेड गुड्स, चीप गुड्स इंपोर्ट करने लग गए इंडिया में और इंडियंस को बेचने लग गए। पॉइंट नंबर 2, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को डी इंडस्ट्रियलाइज किया, हमारे देश के इंडस्ट्रीज को बंद करना शुरू कर दिया, तो जब हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होने लगे तो इससे 2 चीज हुआ। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। अगर एक इंडस्ट्री बंद होता है
तो इट क्रिएट्स ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो बेरोजगार लोग हैं ये क्या करेंगे, ये सारे बेरोजगार लोग जो इंडस्ट्री से हट गए थे वो वापस एग्रीकल्चर की तरफ मूव किए। जब वो एग्रीकल्चर की तरफ गए तो उन्होंने जमींदार से ह्यूज रेंट पे जमीन की मांग की कि भैया हम खेती बाड़ी करना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ, लैंड रेंट या लगान कभी नहीं घटा, लगान बढ़ता गया। तो ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड लोग वापस एग्रीकल्चर की तरफ चले गए और इससे जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो इंगेज थे एग्रीकल्चर में वो घटा नहीं, वो बढ़ता गया। एंड पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि अब हमारे देश के इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं या काफी सारे इंडस्ट्रीज कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इंपोर्टेड गुड्स आएंगे हमारे देश में जो चीप रहेंगे। अनएम्प्लॉयड लोग हैं, याद रखिए इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, पॉइंट नंबर 1 में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में जमींदार और ब्रिटिश राज उनसे ह्यूज लगान लेगा, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे। अब वो क्या पहनेंगे, क्या खरीदेंगे, वो चीप गुड्स खरीदेंगे और ये सारे चीप गुड्स मशीन मेड इंडिया में इंपोर्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इट क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट क्रिएटेड ए डिमांड फॉर फिनिश गुड्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स। पॉइंट नंबर 3, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश का नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हम जीडीपी निकालते हैं और जीडीपी बेसिकली 3 सेक्टर से बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज हैं, टर्शियरी में सर्विसेज है जैसे नेट, इंटरनेट, कोचिंग, बैंकिंग, हेल्थ केयर। तो ये सारे इंडस्ट्रीज है जो सर्विसेज में आते हैं, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे सर्विसेज है। तो बेसिकली हमारे देश में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था, 70 to 75% ऑफ पीपल वेर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट भी करते थे। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जीडीपी का, पर इंडस्ट्रीज जो कि हमारे देश में थे ही नहीं, वो हमारे देश के जीडीपी के लिए बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे या बहुत नील कंट्रीब्यूट कर रहे थे। पॉइंट नंबर 4, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है। अंग्रेजों ने हमारे देश में कोई भी नए इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश नहीं किया, हालांकि कुछ सेक्टर्स, बहुत लिमिटेड पब्लिक सेक्टर हमारे देश में हुआ करती थी इन फॉर्म ऑफ रेलवेज। रेलवेज था हमारे देश में। कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स यानी बिजली के लिए, रोड के लिए कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स उन्होंने बनाया था, डिफेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जैसे टेलीग्राफ आ गया। तो रेलवेज थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थे, पोर्ट्स, बंदरगाह उन्होंने बनाया था। तो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में ही ऑपरेट करती थी, रेलवेज में, पोर्ट्स में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होते हैं जो मशीन टूल्स बनाते हैं, यानी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो होते हैं जो मशीन टूल्स बनाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मशीन टूल्स, और इन मशीन टूल्स को यूज करते हुए कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर गुड्स शैम्पू है, तो शैम्पू बनाने के लिए जो मशीन लगते हैं, उन मशीन्स को जो बनाता है इंडस्ट्री, वो कहलाता है कैपिटल गुड इंडस्ट्री। आज हमारे देश का एक सबसे बड़ा कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, उसका नाम है L&T, लार्सन एंड टर्बो। पर अंग्रेजों ने हमारे देश में कोई सा भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं किया। वी हैड नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अगर हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो मशीन टूल्स कौन बनाएगा जिससे हम कंज्यूमर गुड्स को बना सके। तो वी हैड नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, there was limited role of public sector, there was low contribution to GDP, industries were not contributing to GDP because Britishers had no aim of setting up industries in India. Adverse effect और decline of handicraft industry, क्योंकि handicraft decline हो रहा था, तब लोग एग्रीकल्चर में मूव हो रहे थे। अनएम्प्लॉयड पीपल दे वर मूविंग बैक टू एग्रीकल्चर, जो कि जमीन का रेंट या लगान को बढ़ाते जा रहा था। एंड पॉइंट नंबर 2, दे वर मोर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट और यूज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, and they deindustrialize India so that they can make India an exporter of raw materials and an importer of finished goods from India. हालांकि इसके बाद भी ये देखा गया कि हमारे देश में during the second half of 20th century, ये देखा गया है कि कहीं कहीं थोड़ा सा डेवलपमेंट था इन वेस्टर्न इंडिया। मतलब यहां पर 2 स्टेट्स का नाम है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इन दोनों स्टेट्स में ये देखा गया कि देयर वाज सेटिंग अप ऑफ, यानी नए नए सेटिंग इंडस्ट्रीज आ रहे थे इन कॉटन एंड टेक्सटाइल, यानी कॉटन इंडस्ट्री
एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो रहा था वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात और महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश हुआ था कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि इंडियंस ओ करते थे, यानी इंडियंस उनको ओ करते थे। और अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया का, तो ईस्टर्न इंडिया में वी ऑब्जर्व द सेटिंग अप ऑफ जूट इंडस्ट्री, वहां पर जूट इंडस्ट्रीज आ रहे थे, और ये सारे के सारे जूट इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय फॉरेनर्स थे। रिपीट, इनके जो ओनर्स थे या इनका ऑपरेशन जो था वो इंडियंस नहीं संभाल रहे थे, वो फॉरेनर्स संभाल रहे थे। तो हमारे देश के दो हिस्से, वेस्टर्न इंडिया में जहां पर हम गुजरात और महाराष्ट्र का बात करते हैं, वहाँ कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ रहे थे जो कि इंडियंस हो कर रहे थे, और जब हम ईस्टर्न इंडिया का बात करते हैं तो वहाँ जूट इंडस्ट्रीज आ रहे थे जो फॉरेनर्स हो कर रहे थे। इसके साथ साथ 1907 में देखा गया टिस्को एस्टैब्लिश हुआ। टिस्को इज नोन एज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका आज का नाम टाटा स्टील हो गया है। तो 1907 में एक बहुत ही आधुनिक या फिर मॉडर्न स्टील इंडस्ट्री बैठाया गया था टाटास के द्वारा इंडिया में, जिसका नाम उस समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टिस्को हुआ करता था। साथ ही साथ में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा, यानी 1945 के एंड में, और ब्रिटिशर्स 47 में गए थे, तो 45 to 47 के बीच में कुछ कुछ इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ सीमेंट, शुगर एंड पेपर, ये तीन चीज का, सीमेंट, शुगर एंड पेपर, हमारे देश में धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने शुरू हो गए थे। यानी ब्रिटिशर्स ने अपने तरीके से कभी कोशिश नहीं की कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो, इसीलिए हमारे देश में देयर वाज नो साउंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और नो साउंड इंडस्ट्रियल बेस इन आवर कंट्री, और हम उसके 5 रीजंस पढ़ चुके हैं। हालांकि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी हमने देखा कि कुछ इंडस्ट्रीज हमारे देश में आने लग गए। वेस्टर्न इंडिया में जैसे हमने पढ़ा, गुजरात महाराष्ट्र में कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आने लगे। ईस्टर्न इंडिया बंगाल में we observed the establishment of jute industries which were owned and operated by foreigners. Again 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश हो, जो आज भी हमारे देश का एक लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है। और उसके बाद हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो शुगर, पेपर और सीमेंट के कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में एस्टैब्लिश होने लगी। इसके साथ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे फॉरेन सेक्टर।